ठीक है। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन, अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं वैसे? नहीं, क्या टॉपिक क्या है हमारा? अरे, टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ, बताओ भाई, टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ओके, और इकोसिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोम। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बायोम। ओके, सो हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ बायोम्स, टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या फिर बायोम्स। ठीक है, अब सबसे पहला बायोम जो है हमने कौन सा देखा था? इज योर टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम, ठीक है। टुंड्रा बायोम में हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड एंड सिवियर जगहों पे पाया जाता है, जहां पर ठंड जो है बहुत ज्यादा कोल्ड होती, मतलब ज्यादा पड़ती है और सिवियर पड़ती, खतरनाक पड़ती है, वहां पर इस इकोसिस्टम देखा जाता है। और हमने देखा ये दो तरह का था। पहला इज योर आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा, एंड देन वी हैव सीन एल्पाइन टुंड्रा, एल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, तो पहला बायोम हमने ये देख लिया था। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ बायोम, सेकंड टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दैट इज योर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ओके, तो लिखेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हम देखेंगे क्या होगा। ठीक है, हमारे फॉरेस्ट होंगे, मेरी बात में आ गई? ठीक है, वेल डेवलप्ड फॉरेस्ट होंगे। अब फॉरेस्ट भी हमारे अलग अलग तरह के होंगे, जैसे हम देखेंगे एक होता है आपका क्या, एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। समझ आ गए? एवरग्रीन फॉरेस्ट बताओ क्या होता है? व्हाट आर एवरग्रीन फॉरेस्ट? जिसके पत्ते नहीं शेड होते हैं। हाँ भाई शानी बताओ, तुम बताओगे मुझे, वरना मैं पढ़ाऊंगा नहीं आती। बताओ भाई। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो फॉरेस्ट होते हैं, सबसे पहली बात है, जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में पाए जाते हैं। दूसरी बात ये है क्या कि वो मतलब जो पूरे साल भर जो है प्रेसिपिटेशन लगभग लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, और ऐसा शायद ही कोई महीना हो कि जब जो है बारिश ना होती हो। अब क्या होता है कि जब जो है कंटिन्यूअस बारिश होती रहती है तो पेड़ों पे पत्ते रहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है ना, तो या फिर हम देखते हैं कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई उनको मिल रही है वाटर की, तो वो क्या होंगे? एवरग्रीन होंगे, सदाबहार वन बोलते हैं। मेरे बात में आ गई? ठीक है, ये चीज। दूसरे तरह के आपका जो है क्या होता है, दूसरे तरह का आपका फॉरेस्ट कैसा होता है? डिसीडियस फॉरेस्ट होता है। तो वो बताओ डिसीडियस फॉरेस्ट क्या होता है? बताओ भाई, विल टेल मी। विच शेड देयर लीव्स। समझ में आ गया? जिनके पत्ते झड़ेंगे, जो पतझड़ वन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। मेरी बात समझ में आ गई? तो देखिए, एक तो क्या हो गया आपका, सबसे पहली बात है हम क्या देख रहे हैं? एवरग्रीन हमने देखा, मतलब हम देखेंगे कैसे कैसी जगह पे होगा, वार्म, ठीक है ना, वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर क्या होता है, ठीक है ना। बल्कि वार्म भी क्या कहेंगे, हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स। ठीक है, फिर एक होंगे तुम्हारे डिसीडियस, डिसीडियस मतलब दे शेड देयर लीव्स। ठीक है, शेड देयर लीव्स। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो है पेड़ में देखो, पेड़ में पत्ते हैं, पत्तों में होता है स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा। टाइनी पोर्स होते हैं।
ठीक है, पत्ती में। अब ये स्टोमेटा क्या करता है, वाटर लॉस करता है। समझ में आ गया, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन करेंगे। लेकिन अगर जो है हमारा ड्राई सीजन होगा, जब पानी नहीं बरसेगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि ये पत्ते तो क्या है, ये तो ट्रांसपिरेशन करेंगे। और हम देखेंगे क्या हो रहा है, ड्राई सीजन होगा, तो ड्राई सीजन में अगर इन्होंने कंटिन्यूस पानी इतना लूज किया, सो दे विल डाई ऑफ द डिहाइड्रेशन, मर जाएंगे ना डिहाइड्रेशन से। इसलिए क्या करते हैं, वो जो है पत्ते ही अपने शेड कर देते हैं। मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। समझ में आ गया, तो उन्होंने क्या कर दिए, पत्ते अपने शेड कर दिए। तो उसको हम बोलते हैं क्या, डिसिडियस फॉरेस्ट। क्या तुमको मेरी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है, ये चीजें। अच्छा, और डिसिडियस फॉरेस्ट की पहचान ये है, हम देख मतलब हमने कैसे पता, मतलब होता क्या है, देखो पत्ते झड़ते हैं, इसका मतलब अगर पत्ते झड़ रहे हैं तो इस रीजन में कहीं ना कहीं वाटर स्कार्सिटी देखी जा रही है, कुछ ना कुछ समय के लिए पानी कम बरस रहा है। मेरी बात सुना गई, या कुछ महीने ऐसे हैं जहां पर बहुत ड्राई है, तो जिस समय ड्राइनेस होगी उस समय वो पत्ते शेड करेंगे अपने। मेरी बात सुना गई, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब बारिश हो, जैसे अब तुम देखोगे मॉनसून में हरा भरा दिखाई देता है तुमको, समझ में आ गया। लेकिन तभी तब, लेकिन हम देखेंगे जैसे ही जो है ड्राई सीजन आ जाएगा, तो क्या देखा जाएगा, तब वो पत्ते शेड करेंगे। डिपेंड करता है कि कितना ड्यूरेशन तक ड्राई सीजन रहता है, 3 से 4 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते, इस तरह से वो डिपेंड करेगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, ये चीज है, ठीक। एंड देन, ठीक है, हाँ, फिर एक तुम्हारे फॉरेस्ट होते हैं क्या, सॉरी, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कोन्स वाले। तो कोन्स वाले फॉरेस्ट का मतलब ये हो गया, टेम्परेचर काफी डाउन है और वहां पर स्नोफॉल देखी जा रही है। समझ में आ गया। अब होता क्या है कि यहां पर मान लेते हैं ग्राउंड में बर्फ है, तो धीरे धीरे करके जो है जब बर्फ पिघलेगी तो मिट्टी में मॉइस्चर होगा, मिट्टी में मॉइस्चर होगा तो क्या होता है कि ये एवरग्रीन दिखाई देंगे हमको। समझ आ गया, चाहे बारिश नहीं हो रही है लेकिन बर्फ है, बर्फ पड़ रखी है। जब बर्फ पड़ेगी तो हम देखेंगे क्या होगा, बर्फ पड़ेगी तो वो धीरे धीरे पिघलेगी, तो हम देखेंगे मिट्टी में कंटिन्यूस मॉइस्चर देखा जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है ना। तो पत्ते शेड नहीं होंगे। यहां हम देखेंगे इतनी ठंड पड़ रही है, जो मिट्टी से जो इवेपोरेशन है, समझ आ गया, वो काफी हद तक कम है, तो हम देखेंगे फिर भी कंटिन्यूस सप्लाई पानी का मिलता रहता है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो उसमें लिखेंगे हम ठीक है। ठीक, लिखेंगे अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, a forest ecosystem is a dynamic complex of different kinds of biotic components, different kinds of biotic components and their abiotic environment interacting as a functional unit, where trees are a key component of this ecosystem. समझ में आ गया। लिखेंगे द फॉरेस्ट इकोसिस्टम have been classified into
The forest ecosystem have been classified into three major categories. Three major categories. Three major categories. समझ में आ गया? ठीक है, लिखेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट समझ में आ गया? ठीक है, अब सुनिए, देखो ट्रॉपिकल में भी जहां ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां एवरग्रीन होगा, जहां कम बारिश हो रही है वहां पर डिसीडियस होगा. उसी तरीके से टेम्परेट में भी, मेरी बात को समझ में आ गई, जहां पर ज्यादा बारिश होगी तो एवरग्रीन. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज इसमें से हम क्या कर देते हैं, एवरग्रीन हम इक्वेटोरियल रीजन के आसपास हम क्या कर देते हैं, उसको हम अलग से क्लासीफाई कर देते हैं. मेरी बात तुमको समझ में आ गई? क्योंकि जो है वो तुम्हारे इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन के आसपास तुम्हारे वो हमेशा हरे दिखाई देंगे. समझ में आ गया? हिंदी में लिखेंगे इसमें हम, वन पारिस्थितिकी तंत्र, वन पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के जैविक घटकों, विभिन्न प्रकार के जैविक घटकों और उनके अजैविक वातावरण, और उनके अजैविक वातावरण, अजैविक वातावरण का एक गतिशील, का एक गतिशील जटिल संयोजन है, जटिल संयोजन है जो एक कार्यात्मक इकाई के रूप में, एक कार्यात्मक इकाई के रूप में परस्पर क्रिया करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, जहां वृक्ष, जहां वृक्ष इस पारिस्थितिकी तंत्र, वृक्ष इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्रमुख घटक है, का एक प्रमुख घटक है. लिखेंगे इस पे नेक्स्ट लाइन से, वन पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से, मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है, तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है. पहला कोणधारी वन, वन, ठीक है, या शंकुधारी वन, समशीतोष्ण वन, समशीतोष्ण वन और उष्ण कटिबंधीय वन. समशीतोष्ण वन और उष्ण कटिबंधीय वन. समझ में आ गया? तो लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट, सबसे पहले कॉनिफेरस फॉरेस्ट. सबसे पहले लिखेंगे हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइगा. इट इज कॉल्ड एज टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, टाइगा, बोरियल. ठीक है, देखें टाइगा टुंड्रा के जस्ट साउथ में पाया जाएगा. मेरी बात तुमको समझ में आ गई? सुने, जैसे मान लेते हैं कि ऊपर तुम्हारा टुंड्रा है, बहुत ठंडा है, समझ में आ गया, जस्ट उसके साउथ में, उसके साउथ ये रीजन टुंड्रा है, ठीक उसके साउथ, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, उसके ठीक साउथ में क्या पाया जाएगा, टाइगा वेजिटेशन पाई जाएगी. रशिया में तुम्हारा, मेरे पास में रशिया हो गया तुम्हारा, ठीक है,
और तुम्हारा जो है कनाडा हो गया, इस रीजन तुम्हारा है टाइगा। इसको हम बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोरियल फॉरेस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? कोनिफेरस फॉरेस्ट। अच्छा, ये जो फॉरेस्ट है, इन पेड़ की जो है लकड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है, इसलिए वर्ल्ड में सबसे फाइन क्वालिटी की जो वुड होगी वो इसी जगह से आती है। और इसी जगह इसलिए जो क्या होता है कि इन रीजन्स की मेन एक्टिविटी लंबरिंग होती है। लंबरिंग क्या होता है? मतलब फेलिंग ऑफ ट्रीज। समझ में आ गया? और सबसे फाइन फर्नीचर से आइकिया के फर्नीचर अच्छे से मान जाते हैं। इस सबसे अच्छे फर्नीचर यहाँ पर जो है टाइगा वेजिटेशन के देखे जाते हैं। तो यहाँ पर तुम देखोगे जैसे कि रशिया हो गया, कनाडा हो गया, इस तरफ इनकी जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, समझ में आ गया, आर्थिक गतिविधियां हैं, ये लंबरिंग है, मतलब जो है पेड़ों पे वो डिपेंड है। मेरी बात में पेड़ों को काटेंगे, फर्नीचर बनेंगे, फ्यूल वुड अच्छा होगा इसका, समझ में आ गया। इससे तुम्हारा जो है इसका बुरादा बना करके फिर पेपर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर एंड पल्प जो है, ठीक है ना, वो अच्छा बनता है। तो इसलिए जो है इन देशों की इकोनॉमी इस पे लंबरिंग पे डिपेंड करती है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, क्योंकि वो कोनिफेरस है तो मतलब ठंडा ज्यादा पड़ रहा है। और ध्यान देना, नॉर्थ में सबसे ज्यादा क्या है, मतलब नॉर्थ में टुंड्रा होगा तो इसके नीचे टाइगा वेजिटेशन देखी जाएगी। मेरी बात समझ आ गई? तो लिखेंगे इसमें हम सबसे पहले, देखिए इसका लिखेंगे। अच्छा, और अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस टाइगा के नीचे कौन सी वेजिटेशन पाई जाएगी? टेम्परेट। क्या पाई जाएगी? टेम्परेट। समझ में आ गया? सुने, मतलब इसके नॉर्थ में टुंड्रा, साउथ में टेम्परेट। अब देखना, टुंड्रा तो बहुत ठंडा हो गया क्योंकि नॉर्थ में, ये सपोज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना, ये है, इससे कम ठंडा और इससे कम ठंडा। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीज है। तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले लिखेंगे इट इज सैंडविच्ड बिटवीन the tundra and temperate. It is sandwiched between the tundra and temperate tundra, बल्कि ऐसे लिखो, सुनो, tundra in the north and temperate forest in the south, ठीक है। इज इट क्लियर? अब लिखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन कहां से कहां होगा लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कहां होगा बताओ? एशिया में होगा। बताओ भाई, एशिया में होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन? होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तुम्हारा यूरोप में भी होगा और नॉर्थ अमेरिका में होगा, जो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। लिखेंगे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, इट स्ट्रेचेज इन ग्रेट डिस्टेंस, सॉरी, बल्कि ऐसे लिखो, ग्रेट कंटिन्यूअस बेल्ट अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया समझ में आ गया? अच्छा, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, सदर्न हेमिस्फीयर में ये एब्सेंट है। मेरी बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि वहां पर जो है कॉन्टिनेंट काफी नैरो है। तो जब नैरो होंगे, तुम देखोगे जितने भी तुम्हारा, देखो सदर्न हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है तुम्हें, सदर्न हेमिस्फीयर, तो सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरह की वेजिटेशन तुम्हारी जो है क्या होती है, नहीं पाई जाएगी। नॉर्थ में क्योंकि कॉन्टिनेंट ज्यादा है, ईस्ट वेस्ट एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम देखेंगे ये ज्यादा वेजिटेशन देखी जाएगी। इसमें लिखेंगे इट इज एब्सेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, because of the narrowness of the continent, वहां देखो, दिख रहा है वर्ल्ड का मैप, दिख रहा है, इक्वेटर दिख रहा है, इक्वेटर से नीचे देखो जरा, इक्वेटर से नीचे जो है कितने कम कॉन्टिनेंट सारे नहीं आ रहे हैं, और वो कितने नैरो हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, और तुम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो कितने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब ऐसे में फैल रहा है, मतलब नॉर्थ में फैल रहा है। तो ध्यान देना, सुने,
जितना ज्यादा जो है कॉन्टिनेंट फैलेगा, हम देखेंगे उतना एक्सट्रीम होगा, उतनी एक्सट्रीम ठंड पड़ेगी। मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। और हम देखेंगे इसलिए ये कंटिन्यूअस बेल्ट में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ये कम है। इज इट क्लियर? ठीक है। तुम देखोगे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, बट ऑस्ट्रेलिया क्या है, तुम देखोगे यहाँ पर उससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास हो रहा है। मतलब जहां पर जैसे जिस लैटिट्यूड पर इंडिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, हमने देखा साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है कि नहीं। अब वहां से तुम और नीचे देखोगे, ठीक है ना, मतलब जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट कितना टेपर हो जा रहा है और साउथ अमेरिका बहुत कम हो जा रहा है। तो ये ऐसे फॉरेस्ट के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस बेल्ट चाहिए होती है। जो ऐसी कंटिन्यूअस बेल्ट क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में एब्सेंट है। समझ में आ गया? अच्छा, नॉर्थ को तुम देखोगे कंटिन्यूअस एक्सपैंड हो रहा है, तुम देखो जब बिल्कुल रशिया हो गया, ये सब है पूरा तुम्हारा कनाडा, तो यहाँ पर पाए जाते हैं, इसमें लिखेंगे। ठीक, इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो तुमने क्या लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया इसका। अब हिंदी में लिखेंगे, लिखेंगे इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र, इस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र उत्तर में टुंड्रा और दक्षिण में समशीतोष्ण, दक्षिण में समशीतोष्ण वनों के बीच में स्थित होता है। ठीक है, लिखेंगे यह वन उत्तरी गोलार्ध में, देखिए उत्तरी गोलार्ध में लिखेंगे यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में स्थित है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की ध्रुवों की ओर, लिखेंगे ध्रुवों की, महाद्वीपों के, किसको बोलेंगे, नारोनस को, महाद्वीपों के संकरे होने से इस प्रकार का वन पारिस्थितिकी तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, नोट कर लिया। अब लिखेंगे इसमें हम एबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, लिखेंगे हम सबसे पहले, लिखेंगे प्रोलॉन्ग्ड बिटरली कोल्ड विंटर, शॉर्ट कूल समर, लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ लोकल विंड्स like blizzards of Canada and buran of Eurasia ठीक है, बी लोकल, जैसे हमारे बोलते हैं ना इंडिया में लू लोकल नाम है हवा का, तो वहां पर है। मेरी बात समझ गई? अब इसमें लिखेंगे इसी के में लिखेंगे एबायोटिक कंपोनेंट में लिखेंगे प्रेसिपिटेशन कितना होगा, लिखेंगे प्रेसिपिटेशन इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, लिखेंगे सॉइल टाइप कैसी होगी, पॉडजोलिक,
पॉटजोलिक सॉइल, पॉटजोलिक सॉइल तो लिखेंगे ब्रैकेट में एसिडिक, पॉटजोलिक क्या होता है, एसिडिक होते हैं, एक्सेसिवली लीच्ड, एक्सेसिवली लीच्ड एंड मिनरल डेफिशिएंट, एक्सेसिवली लीच्ड, ठीक है समझा है, एक्सेसिवली लीच्ड एंड मिनरल डेफिशिएंट, पक्का समझ आ रहा है कुछ। अच्छा लीचिंग क्या हुई देखो, देखें जैसे मान लेते हैं कि ये मिट्टी है, सॉरी ये लैंड है, नीचे जो होते हैं बड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर धीरे धीरे करके छोटे पत्थर होते रहते हैं, समझ में आ गया, और उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है, ऊपर जो है हमारी मिट्टी होती है। इज इट क्लियर, ऊपर मिट्टी है, जैसे हम खोदेंगे ना ऊपर मिट्टी दिखेगी, फिर धीरे धीरे करके कंकड़ पत्थर निकलते रहेंगे, मिट्टी भी निकलेगी, करते करते बड़े बड़े कंकड़ पत्थर निकलते रहते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारी सॉइल, दिस इज आवर सॉइल। अब देखिए क्या होता है, अब सॉइल में होते हैं मिनरल्स, क्या होते हैं, ये हो गए मिनरल्स हो गए, जो ब्लैक दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ये क्या है, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होंगे, समझ में आ गया। और हम देखेंगे मेनली जो है, जो आपके प्लांट्स हैं, मेनली जो आपके प्लांट्स हैं वो कहां पर उगेंगे, वो तुम्हारे सॉइल में तो उगेंगे, क्लियर, ठीक है। अब क्या होता है कि ज्यादा बारिश से जो है क्या हो जाता है कि ये जो है लीचिंग में, लीचिंग, जितने भी मिनरल्स हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे मिनरल्स कहां चले जाएंगे, ये तुम्हारे मिनरल्स नीचे चले जाते हैं। मेरी बात तुमको समझ में आ गई। तो जब ये अच्छा, जितने भी प्लांट्स हैं उसको मिनरल्स चाहिए, जैसे हमको मिनरल्स चाहिए, प्लांट्स को मिनरल्स चाहिए फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बट एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन या ज्यादा बारिश से जो क्या होता है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स नीचे चले जाते हैं और उस सॉइल में फिर मिनरल्स की कमी हो जाती है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो उस चीज को हम बोलते हैं लीचिंग, क्या बोलेंगे, लीचिंग। तो लीचिंग के होने से क्या देखा जाएगा कि सॉइल में मिनरल्स की कमी देखी जाएगी। अब वो कहाँ चले गए, वो तो नीचे चले गए, मेरी बात में आ गई, ठीक है ना। इसलिए हम देखते हैं कि लीचिंग से मिनरल्स कंटेंट कम हो जाता है। और हमेशा ध्यान देना, लीचिंग कब देखी जाएगी, जब ज्यादा बारिश देखी जाएगी, या फिर क्या होता है कभी कभी ज्यादा बारिश नहीं भी हुई तो बारिश के बाद पानी भर गया मिट्टी में, तो वो भी वही बात हो गई, तो क्या हो जाएगा, वो भी जो है सारे मिनरल्स को नीचे प्रेसिपिटेट करवा देगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। ये तो इसको नोट कर लो, चलो लीचिंग क्या होती है, व्हाट इज लीचिंग, लीचिंग it is the trickling down of important minerals it is a trickling down of important minerals from top layer of the soil to the bottom, which decreases the mineral content in the upper horizon of the soil, ठीक है, बात समझ गई। It is a trickling down of important minerals from top layer of the soil to the bottom, which decreases the mineral content in the upper horizon of the soil. So this is called as leaching. लिख दिया, समझ में आ गया, ठीक है। तो उसमें क्या देखी जाएगी, हम देखेंगे इसमें लीचिंग देखी जाएगी, ठीक। तो सुने, पॉटजोलिक सॉइल में क्या देखा जा रहा है, क्या लिखाया था मैंने, क्या देखा था, लीचिंग थी और एसिडिक, समझ में आ गया। अच्छा, सॉइल एसिडिक कब होगी,
एसिडिक, मैं तो ये ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूं। जब सुनो, सॉइल का पीएच जो है कम होगा, 7 से कम होगा तो हम देखेंगे क्या देखा जाएगा, एसिडिक। 7 से ऊपर होगा तो बेसिक। तो मतलब जो है मृदा जो होगी अम्लीय होगी, समझ आ गई, या फिर क्षारीय होगी। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो मान लेते हैं जैसे पीएच है, तो पीएच में अगर 7 है, ठीक है ना, तो ठीक है, फिर तो न्यूट्रल है। तो 7 से नीचे गया, फॉर एग्जाम्पल 5.5 से लेकर के 6 तक देखा जाएगा, तो हम देखेंगे वो होगी अम्लीय, एसिडिक हो जाएगी। ओके, इससे आगे देखा जाएगा, मान लेते हैं 7.5 से जो है 9 तक, इस तरह से, ठीक है, तब हम देखेंगे वो क्या देखी जाएगी, क्षारीय, बेसिक सॉइल देखी जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीज, इज इट क्लियर? तो पॉडजोलिक सॉइल एसिडिक होगी और उसमें क्या होगा, लीचिंग देखी जाती है। इज इट क्लियर? लिख दिया। अब लिखेंगे इसमें, जैसे सॉइल टाइप हो गया, हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखेंगे हम अजैविक घटक। तो सबसे पहले लिखेंगे शीत ऋतु, शीत ऋतु अत्यंत ठंडी और लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु की अवधि काफी कम होती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में स्थानीय इन क्षेत्रों में स्थानीय ठंडी पवनें, जैसे कनाडा में ब्लिज़र्ड और यूरेशिया में बुरान देखी जाती है। इज इट क्लियर? बुरान। अब लिखेंगे इसमें, लिखेंगे वर्षण। ठीक है, वर्षण, बारिश कितनी होगी लिखेंगे, वर्ष भर बारिश का वितरण समान रहता है, बारिश का वितरण समान रहता है। इतना समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया मैंने, मृदा। ठीक है, मृदा, पॉडजोलिक मृदा, पॉडजोलिक मृदा, पॉडजोलिक को पॉडजोलिक ही बोलेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या होगी, अम्लीय, अम्लीय। ठीक है, और अत्यधिक लीचिंग से मृदा में खनिजों की कमी पाई जाएगी, कमी पाई जाती है। अब लिखेंगे इसमें नेक्स्ट, इसी में ही है बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। समझ आ गया? लिखो जैविक घटक। बायोटिक कंपोनेंट कौन से पाए जाएंगे लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे इसमें हम फ्लोरा, कोनिफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट, देखिए, द ट्रीज आर conical in shape, the trees are conical in shape, the leaves are thick and leathery, and needle shaped, और needle shaped मतलब सुई जैसी होंगी। समझ में आ गया? देखें, अगर ज्यादा ऐसा होगा, पत्ती चौड़ी होगी तो क्या होगा, बर्फ इकट्ठी हो जाएगी, बर्फ इकट्ठी होगी तो फिर वो नुकसान है। तो क्या होगी, इस तरह से होगी। मेरी बात समझ, लेदरी होगी तो क्या होगा, ऐसे पड़ेगी चमड़े के जैसे और फिर नीचे फिसल जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो लिखेंगे एग्जाम्पल लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, पाइन फर
स्प्रूस एंड लार्च, पाइन फर, FIR पाइन कॉमा फर, स्प्रूस SPRUC स्प्रूस एंड लार्च। और फौना क्या होगा, फौना जानवर कौन से पाए जाएंगे, लिखेंगे मिंक, मिंक MINK मिंक, सिल्वर फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, लिंक्स LYNX लिंक्स, एंड वुल्फ, एंड वुल्फ। ठीक दिया। अब लिखेंगे हिंदी में इसको, ठीक है। वनस्पति कौन सी पाई जाएंगी, लिखेंगे हम शंकुधारी सदाबहार वन, शंकुधारी सदाबहार वन। लिखेंगे पेड़ शंकु आकार के होंगे, जिनकी पत्तियां मोटी और चमड़े जैसी होगी। इन पेड़ों की पत्तियां सुई के नोक जैसी होती है। उदाहरण के लिए पाइन बोलते हैं चीड़, चीड़, फर FIR फर, लार्च, लार्च एंड स्प्रूस, 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 स्प्रूस। अब लिखेंगे हम फौना, जंतु, लिखो भाई जंतु। लिखेंगे मिंक, मिंक, सिल्वर फर, ओ सॉरी मिंक, अब क्या बताया मैंने, सिल्वर फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, लिंक्स LYNX लिंक्स, और वुल्फ भेड़िया। ठीक है, ये पाए जाएंगे। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट तरह का फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखेंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, समशीतोष्ण वन, समशीतोष्ण वन, समशीतोष्ण वन। ठीक है, समशीतोष्ण वन। अच्छा सुने, टेम्परेट रीजन कौन से हो गए, टेम्परेट रीजन नहीं, टेम्परेट रीजन क्या होते हैं, जो टेम्परेट रीजन, जो टेम्परेट जोन में होता है, तो टेम्परेट जोन में कौन से, मतलब इनको हम मिड लैटिट्यूड रीजन भी बोल देते हैं। मिड लैटिट्यूड रीजन, मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांश, समझ में आ गया। मध्य अक्षांश क्यों बोला हमने, देखो 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। तो सुने, तो इसके, तो यहां मतलब यहां पर देखो, तो इसके तो आसपास क्या हो गए, इक्वेटोरियल हो गया, क्या हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, विषुवतीय। मेरी बात समझ गई। ठीक है, सिमिलरली 23 से यहां तक पूरा तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा ट्रॉपिकल। क्या हो जाएगा, ट्रॉपिकल, उष्ण कटिबंधीय। 23 से जो 30-35 तक, 23 से जो है 30-35 के आसपास तक, समझा गया, 35 डिग्री से ना, ये हो जाएगा तुम्हारा सब ट्रॉपिकल। ये क्या हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण कटिबंधीय। इज इट क्लियर। 35 to 40 से लेकर के तुम्हारा जो है लगभग लगभग जो है 60 तक, हम क्या बोल देंगे, लगभग लगभग, समझ आ गया। वैसे 55 के आसपास देखा जाता है, इसको हम बोलेंगे टेम्परेट, समशीतोष्ण। और इससे इसके इस तरफ आर्कटिक, और उसके 70 से लेकर के 90 तक तुम्हारा पोलर, ध्रुवीय। मेरी बात समझ गई। ठीक है, तो इस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेट रीजन कह रहे हैं। मिड लैटिट्यूड, देखो एक तो हो गए लो लैटिट्यूड्स, इक्वेटोरियल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, ये आते हैं लो लैटिट्यूड्स, लो लैटिट्यूड्स उसको बोलते हैं।
लो लैटिट्यूड्स, और एक तुम्हारा आर्कटिक और पोलर रीजन वो तुम्हारे आते हैं हाई लैटिट्यूड्स। क्या आते हैं? हाई लैटिट्यूड। इन दोनों के बीच में क्या है? मिडिल लैटिट्यूड, मध्य अक्षांश, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टेम्परेट बोल रहे हैं। मेरी बात तो समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हो गया? टेम्परेट रीजन में गर्मी भी नहीं पड़ती उतनी ज्यादा खतरनाक, और उतनी ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ती जितनी तुम्हारा पोलर रीजन और इस तरह पड़ती है। समझ आ गया? तो जितना भी तुम्हारा ये अमेरिका है, यूएस है, तुम्हारा यूरोप का मोस्ट ऑफ द पार्ट है। मेरी बात समझ आ गई? हाँ, हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को थोड़ा सा छोड़ दें तो बाकी पूरा तुम्हारा किस में आता है? टेम्परेट रीजन में आता है, समशीतोष्ण। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है ना? समशीतोष्ण मतलब जो है शीत और उष्ण, मतलब जो है थोड़ी गर्मी भी होगी और थोड़ा ठंड भी होती है, दोनों का मिक्सचर रहता है। जो तुम्हारा लो लैटिट्यूड्स है उसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी और ठंड जनरली एब्सेंट रहेगी। समझ में आ गया? यहां पर तुम्हारे हाई लैटिट्यूड्स में ठंड ही पड़ेगी और अगर गर्मी पड़ेगी तो कुछ ही हफ्तों की पड़ेगी। मेरे बात में गई? बट वो भी तुम्हारा जो है 3-4 डिग्री, -5 डिग्री के आसपास, उसको हम बोल रहे हैं गर्मी पड़ रही है, बस। मेरी बात समझ गई? इन दोनों के बीच में हम देखेंगे थोड़ी गर्मी ज्यादा नहीं पड़ेगी, ठंड भी ज्यादा नहीं पड़ेगी, तो बहुत अच्छे रीजन माने जाते हैं। समझ आ गया? अब सुनिए, तो टेम्परेट फॉरेस्ट भी, अब देखें, ऐसा हो सकता है कि जहां पर पानी प्रेसिपिटेशन बहुत बरसे तो उसको हम क्या बोल देंगे? एवरग्रीन। क्या बोल देंगे? एवरग्रीन। और जहां पर बारिश कम हो रही है तो डिसीडियस। तो हम बोलेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, क्योंकि टेम्परेट एक क्षेत्र है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? इज इट क्लियर? तो लिखेंगे, कुछ समझ में आ रहा है तुमको? पक्का? थोड़ा बहुत तो लिखेंगे इस पे, लिखेंगे इस पे। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड लीव्ड ट्रीज, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय broad leaved trees, broad leaved trees, ठीक है? लिखेंगे which shed their leaves in autumn, which shed their leaves in autumn and grows new and grows new foliage, new foliage, समझ आ गया? न्यू फॉलिएज इन स्प्रिंग, समझ आ गया? इन स्प्रिंग्स। इज इट क्लियर? अच्छा सुनो, ऐसी जगह पे तुम्हारे वेल डेवलप्ड सीजन्स होते हैं। समझ आ गया? मतलब समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम और स्प्रिंग, क्लियर कट डिमार्केशन होता है तुम्हारा। गर्मी है, सर्दी है, समझ में आ गया? ऑटम है जब तुम्हारा पत्ते झड़ेंगे में, और तुम्हारा बसंत ऋतु, ऑटम को हम बोलते हैं फॉल। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं उसको? हम फॉल भी कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ हफ्ते के लिए पत्ते झड़ते, लेकिन अगर जिन जगह पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखे जाएंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे आगे। लिखें, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, it can be further divided into temperate deciduous forest, it can be further divided into temperate deciduous forest, और ये लिखेंगे ब्रैकेट में, लिखेंगे मेनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मेनली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो लिखेंगे कॉमा करके लिखेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कहाँ पाए जाएंगे? लिखेंगे मेनली इन द मेडिटेरेनियन रीजन, मेनली इन द मेडिटेरेनियन रीजन, भूमध्य सागर के आसपास वाले रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन, एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ठीक है, एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट लिखेंगे फाउंड इन बोथ द हेमिस्फीयर, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में फाउंड इन बोथ द हेमिस्फीयर, बोथ द हेमिस्फीयर एंड कोस्टल रीजन्स, एंड कोस्टल रीजन्स। इज इट क्लियर? हिंदी में लिखेंगे, लिखेंगे इस प्रकार के पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं, इस प्रकार के पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं,
जो पतझड़ में अपने पत्तों को खो देती हैं और बसंत ऋतु में नई पत्तियां फिर उग जाती हैं। दिया लिखेंगे समशीतोष्ण वन, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे समशीतोष्ण वन को लिखेंगे समशीतोष्ण वनों को लिखेंगे 3 भाग में वर्गीकृत किया जाता है। 3 भाग में वर्गीकृत किया जाता है। तो लिखेंगे पहला समशीतोष्ण पतझड़ वन, पहला लिखेंगे समशीतोष्ण पतझड़ वन, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ब्रैकेट क्लोज। लिखेंगे दूसरा वर्गीकरण समशीतोष्ण सदाबहार वन, समशीतोष्ण सदाबहार वन, लिखेंगे ब्रैकेट में मुख्यतः भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में, भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में है, भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में। और तीसरा समशीतोष्ण वर्षावन, वर्षावन मतलब रेन फॉरेस्ट, जहां पर ज्यादा बारिश होती है। लिखेंगे ब्रैकेट में समशीतोष्ण वर्षावन, ठीक है। लिखेंगे ब्रैकेट में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में और तटवर्ती क्षेत्रों में। समझ आ गया, वहां पर ज्यादा बारिश देखी जाती है, तटवर्ती क्षेत्र में। लिख दिया। अब लिखेंगे इसमें एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आएंगे, नोट कर लेंगे। मॉइस्ट वार्म विंटर, मॉइस्ट वार्म विंटर एंड फ्रॉस्टी और रेनी विंटर, सॉरी क्या लिखा, मॉइस्ट वार्म, सॉरी समर, मॉइस्ट वार्म समर एंड फ्रॉस्टी और रेनी विंटर, एंड फ्रॉस्टी और रेनी विंटर। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट सीजन, इसी में ही है एबायोटिक कंपोनेंट में। प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट सीजन मतलब चारों सीजन्स क्लियरली डिमार्केट है। और लिखेंगे सॉइल टाइप क्या होगी, सॉइल टाइप एल्फी सॉइल, सॉइल टाइप एल्फी सॉइल और ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, और ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। एल्फी सॉइल, ठीक है, एल्फी सॉइल और ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है, ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल लिखेंगे। इसमें लिख दिया। इसमें लिखेंगे बायोटिक कंपोनेंट में, लिखेंगे बायोटिक कंपोनेंट में, ये बायोटिक था, बायोटिक कंपोनेंट लिखोगे फ्लोरा, सबसे पहले फ्लोरा लिखें। फ्लोरा में ब्रॉड लीव्ड ट्रीज, ब्रॉड लीव्ड ट्रीज तो लिखेंगे सच एज ओक्स, ओक्स, ओक क्या, ओक को हिंदी में क्या बोलते हैं, ओक, मेपल्स, मेपल्स एंड बीचेस, BEECHES, बीचेस, कॉमा लिखें, कॉमा करके श्रब्स, श्रब्स झाड़ियां, श्रब्स, पेरिनियल हर्ब्स पूरे साल भर उगने वाली पेरिनियल हर्ब्स लिखेंगे। एंड मोजेस, एंड मोजेस, MOSSES, मोजेस,
लिखेंगे फौना। फौना में कौन कौन से? स्क्विरल्स, स्क्विरल्स, मार्सुपियल्स, ब्राउन बेयर, बैट्स, ब्राउन बेयर, बैट्स एंड रोडेंट्स। ब्राउन बेयर, बैट्स एंड रोडेंट्स। ओके, रोडेंट्स क्या हुए? चूहे, समझा गए, या चूहे जैसे, मेरी बात समझ गई। मार्सुपियल्स क्या हुए? व्हाट आर मार्सुपियल्स? हाँ बिल्कुल सही, पाउच्ड मैमल, समझा गया, जिनके यहाँ पाउच होता है। इज इट क्लियर? समझ आ गया? जैसे कि कैंगरू, कोआला बेयर। हाँ तो कहां पर नीचे, मतलब जैसे, हाँ तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सारा रीजन ध्यान देना वो नहीं है, क्योंकि वहां ऑस्ट्रेलिया में बहुत तरह के क्लाइमेटिक वेरिएशंस। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट देखेंगे तो मॉनसूनल होगा, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे इंडिया में मॉनसून आता है, ठीक है ना, तो नॉर्दर्न पार्ट में है। हम देखेंगे और रीजन में तुम्हारा वहां पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी देखी जाती है। इज इट क्लियर? फिर कुछ रीजन में तुम्हारा डेजर्ट टाइप भी देखी जाती है, जैसे इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, रेगिस्तान रेगिस्तान है। समझ आ गया? जैसे हम देखेंगे वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पूरा रेगिस्तान। फिर कई जगह पे तुम्हारा क्या होता है, ठंड, क्योंकि देखो आप पोलर पोलर रीजन्स के पास आ रहे हैं, पोलर रीजन्स की ठंडी हवा वहां आती है, और हम देखेंगे वहां पर ऐसा भी देखा जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो मार्सुपियल्स जो है तुम्हारे, ठीक है, हालांकि दिन के वक्त गर्म हो जाता है वहां, जो डेजर्ट रीजन में है, तो कैंगरूज बहुत बहुत ही मतलब ऐसे क्लाइमेट के लिए बने हुए हैं कि गर्मी में भी वो सरवाइव कर जाए। क्या? नहीं, किस में? मार्सुपियल्स वाले में? देखो टेम्परेट फॉरेस्ट जो तुम्हारा यूरोप है ना, यूरोप दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, ये पूरा जो यूरोप है ये तुम्हारा टेम्परेट रीजन में है। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, मेडिटेरियन रीजन के आसपास, तो तुम्हें मेडिटेरियन सी दिखाई दे रहा है, तो मेडिटेरियन सी के आसपास जितने भी रीजन्स हैं, अब ध्यान देना, वो तुम्हारा चाहे इसराइल हो, लेबनान हो, टर्की हो, चाहे तुम्हारा इजिप्ट का नॉर्दर्न पार्ट हो, लीबिया का नॉर्दर्न पार्ट, ट्यूनीशिया, जितना भी है, ये रीजन उसमें इंक्लूड होते हैं। डेजर्ट टाइप सब जगह, मतलब डेजर्ट टाइप है, लेकिन वहां ध्यान देना, वहां पर जो है मेडिटेरियन सी के आसपास तो क्या होता है कि मॉडरेट हो जाता है, और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट। सुनो, दुनिया का सबसे बेस्ट क्लाइमेट मेडिटेरियन क्लाइमेट ही माना जाता है। मेरी बात समझ, क्यों? ना तो ज्यादा गर्मी है, ना ही ज्यादा ठंड है। समझ आ गया? ये तो तुम्हारा जो है कोल्ड डेजर्ट हो गए तुम्हारे, यहाँ तो बहुत चिल्ड। आर्कटिक रशिया से जो है एंटी साइक्लोन जो बन रहा है, -30 डिग्री पे हवाएं फेंक रहा है, और हम देखेंगे सेंट्रल एशिया बहुत ही ज्यादा कूल। कूल क्या मतलब, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन गर्मियों में, सुनो, सर्दियों में बहुत ही खतरनाक ठंड पड़ेगी, लेकिन गर्मियों में ऐसा होगा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल चला जाएगा वहां पर, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में एक्सट्रीम पड़ता है, समुद्रों के पास मॉडरेट क्लाइमेट है। समझ आ गया? अब मुंबई में ना तो ज्यादा गर्मी होगी, ना ही ज्यादा ठंड होगी, तो जितने भी तुम्हारे ओशंस के आसपास वाली जगहें हैं वो बहुत ही अच्छी जगह होती है, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। इंटीरियर पार्ट में सड़ी गर्मी, सड़ी ठंड। अब जब मैं कह रहा हूं कि इंटीरियर रीजन में गर्मी होगी तो तुम्हारा 35 to 40 डिग्री पहुंच जाएगा, तो बहुत होता है 40 डिग्री, और वो भी उस लैटिट्यूड के लिए जो इंडिया से कितना ऊपर आ रहा है। मेरी बात नहीं है तुमको, कितना ऊपर है, मतलब ऐसा भी नहीं कि वो ट्रॉपिकल रीजन है तो भाई 40 डिग्री। इंडिया में अगर 40 डिग्री हो तो हम बोलेंगे हाँ तो ठीक है, तो की कल है भाई, वो है तो है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यूपी में अगर 40 हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ लेकिन हम देखेंगे कि अगर टेम्परेट रीजन में 40 हो गया वो बहुत बड़ी बात है। इज इट क्लियर? ठीक है ना। लेकिन क्या है, सर्दियों के समय तुम्हारा अक्टूबर नवंबर के बाद से जो ठंड पड़ती है वहां पर, कड़ाके की ठंड, उसको हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। मुझे आ गया? और वो डेजर्ट है, ठीक है। लिखें, लिखे तुमने? हिंदी में लिखेंगे इसको, हिंदी में लिखेंगे जैविक, जैविक घटक, सॉरी अजैविक, अजैविक घटक में लिखेंगे, लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु में
लिखेंगे गर्म और उमस रहती है, वहीं शीत ऋतु में बारिश, वर्षा, ठीक है, और ठंड पड़ती है। लिखें, इस क्षेत्र में चार मौसम विभाजित, पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं। अच्छा, इंडिया में है क्लियर कट डिमार्केशन? इंडिया में कहाँ है? गर्मियों में गर्मियां हैं और सर्दियां हैं। नहीं, देखो, गर्मियां हैं। अब हम देखें, गर्मियों में ही बारिश हो रही है, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। और सितंबर में हम देखेंगे, सितंबर अक्टूबर के आसपास जो है क्या होता है, पत्ते झड़ेंगे, ऑटम आएगा। बट जल्दी गर्मियां हैं। पहाड़ों की बात मत करो, पहाड़ तो तुम्हारे चाहे इक्वेटर पे हो चाहे तुम्हारे पोल्स पे हो, पहाड़ में तो रहना है ठंडा। तो इस रीजन की बात मत करो, मेरी बात समझ में? ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि सी लेवल पे क्या कंडीशन। तभी जब मैं तुम्हें बता रहा था आइसोथर्म हम ड्रॉ कर रहे थे। आइसोथर्म ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जो है टेम्परेचर को कहाँ ले आते हैं, मतलब जो हाइट को कहाँ ले आते हैं, सी लेवल पे लेके आते हैं। तो यहाँ तो देहरादून है, पहाड़ है, यहाँ तो भैया ठीक है, माउंटेन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी देखी जाती है यहाँ पर, है मतलब तुम्हारी, ठीक है ना। लेकिन हम देखेंगे कि इंडिया में नॉर्मल देखें अगर, समझ में आ गया, तो वहां पर क्या है, जनवरी तक तुम्हारी देखा जाए ठंड रहेगी, समझ में आ गया। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अब देखो मार्च भी गर्मी में ही आ रहा है, फरवरी में तो यूपी में पंखे चलने लग जाते हैं। अब तुम देहरादून में बोलना क्यों, देहरादून में बगल में पहाड़ है मसूरी, लेकिन अगर तुम देखो अगर यहाँ पहाड़ नहीं होता तो तब तुम देखो जरा क्या सड़ी गर्मी पड़ती। क्योंकि जनरली हम बोलते हैं इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। अराउंड अगर हम देखें, मेरी वैसे में गई ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, क्योंकि पहाड़ हैं तो ठंडी हवाएं, सर्दियों में क्योंकि बर्फ पड़ती है तो ठंडी हवा फ्लो करती है। लेकिन अगर तुम पहाड़ को हटा दो तब तुम देखोगे यहाँ कितनी गर्मी है। तो वो तो माउंटेनियस इन्फ्लुएंस, तभी जो है जो पहाड़ों की जलवायु को हम बोलते हैं क्लाइमेटिक, जो है सॉरी माउंटेन क्लाइमेट। वो तो तुम्हारा गर्मियां हो सर्दियां हो। अब गर्मियों में क्या हम देखते हैं, केदारनाथ में बर्फ पड़ रही है मई जून में, कोई मतलब ही नहीं है वहां, तो समझ आ गया, ठीक है ना। बाकी जगह हो सकता है कहीं ऐसे क्लियर, वो चीज होती है। यहाँ पहाड़ है तो ठीक है। अब उसी तरह से अगर तुम साउथ इंडिया में जाओगे, साउथ इंडिया में गर्मी पड़ रही है, लेकिन जब तुम ऊटी में जाओगे, ऊटी पहाड़ है, मुन्नार जाओगे वहां पहाड़ है, समझ आ गया, तुम्हें ठंडा लगेगा, तुम बोलोगे यार हमें स्वेटर पहननी है, बट वो कहाँ है, तुम्हारा जो है ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है तुम्हारा। बाकी जैसे तुम पहाड़ से नीचे देखो, तुम देखो जरा क्या सड़ी गर्मी पड़ती है तुमको, गंदी गर्मी। मैं कह रहा हूँ यहाँ तुम यहाँ से नीचे उतरो, देहरादून से नीचे उतरो, सहारनपुर की तरफ जाओ तुम, तब तुम देखोगे क्या सड़ी गर्मी, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें, समझ में आ गया। और सर्दियों में जो कड़ाके की ठंड वहां पड़ेगी उतना यहाँ नहीं पड़ती है, और कोहरा लगा रहेगा, तुम देखना 2-2 महीने तक कोहरा है ना, ठीक है, इतना गंदा। तो वो तो क्या है, क्योंकि पहाड़ है इसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा है, पहाड़ नहीं होता तो फिर क्लियर, ठीक है। लिखेंगे इसमें प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट सीजन्स, तो मतलब इंडिया में देखा जाए गर्मियां हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और सर्दियां कब आ रही है पता है प्रॉपरली, तुम्हारी आती है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, बस। अब पहाड़ों की बात नहीं करेंगे हम, पहाड़ों में तो ठंड ही ठंड है। हालांकि अब तो क्योंकि क्लाइमेटिक वेरिएशन इतना हो चुका है, पहाड़ों में भी गर्मी हो रही है, बट खैर वो एक अलग ही टॉपिक है। बट हम देखेंगे इंडिया में क्या है, गर्मी, पहाड़ नहीं होते तो तुम देखो, ठीक है। ये चीज देखिए, लिखेंगे इसमें मृदा कैसी होगी, अल्फी सॉल या भूरी, लिखेंगे भूरी वनीय मिट्टी। अब लिखेंगे इसमें नेक्स्ट बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। तो लिखेंगे सबसे पहले हम वनस्पति, कौन कौन सी वनस्पति,
लिखेंगे ब्रॉड, सॉरी लिखेंगे चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ जैसे बांज का, मेपल्स, मेपल्स, बीचेस, बीचेस, झाड़ियां, झाड़ियां, लिखेंगे सदाबहार, सदाबहार, लिखेंगे जड़ी बूटियां, और मोजेस, मोजेस हर्ब्स। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? हर्ब्स लिख दिया, ठीक है। जिसमें देखेंगे ओरिगैनो, यहाँ थोड़ी ना होता है इंडिया में, समझ में आ गया? वहां होता है। कहाँ? मेडिटेरियन रीजन में होता है, जैसे तुम्हारा इटली हो गया, फ्रांस हो गया, समझ में आ गया? जैसे इंडिया में धनिया है तो वहां पर सेलरी है, मेरी बात समझ में, ठीक है ना? तो जैसे हमारे यहाँ अलग अलग स्पाइसेस है, तो वहां पर जो टेम्परेट जो हर्ब्स होंगी वहां पर होती है, समझ में आ गया? ठीक है, ये अलग अलग लिखेंगे। लिखेंगे इसमें जंतु, जंतु, जंतु जगत, गिलहरी, गिलहरिया, लिखेंगे मार्सुपियल, मार्सुपियल, मार्सुपियल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मार्सुपियल, मार्सुपियल बोलते हैं, समझ में आ गया? उनके यहाँ पाउच होता है, इज इट क्लियर? दे हैव पाउच, ठीक है। ये मार्सुपियल्स, भूरा बालू, भूरा भालू, चमगादड़, चूहे। नेक्स्ट ट्रॉपिकल रेन, नेक्स्ट लिखेंगे तीसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब जैसे हम देखेंगे ब्रिटेन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ब्रिटेन में क्या है कि गर्मियां, सर्दियां, मतलब तुमसे पूछा जाएगा कि टेम्परेट रीजन में भी एग्जैक्ट डिमार्केशन कहां है, तो हम बोलेंगे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में। समझ में आ गया? ठंडियां हैं, गर्मियां हैं, ऑटम आएगा, समझे, स्प्रिंग सीजन आएगा, वहां क्लियर कर डिमार्केशन। और जो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, समझ में आ गया, ठीक है, तो वो तुम्हारा जो है दिमाग के लिए और हमारी बॉडी के लिए सबसे बेनिफिशियल क्लाइमेट माना जाता है। रिफ्रेशिंग जो क्लाइमेट है, मेरी बात समझ गई, ठीक है ना, वो सबसे बेस्ट क्लाइमेट वहां का माना जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ठंड है वहां, लेकिन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरेगा। गर्मी है, लेकिन 18-19 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। तो मतलब ये नहीं कि वहां ठंड पड़ रही तो कड़ाके की ठंड, क्योंकि समुद्र के अगल बगल घिरा हुआ है वो, तो वो ज्यादा टेम्परेचर नीचे जाने नहीं देगी। हालांकि हम देखेंगे पहाड़ी रीजन में बर्फ भी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, और ऑब्वियस सी बात है क्या होता है कि नॉर्मल रीजन में भी वहां बर्फ पड़ती है, बट हम देखेंगे टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं नीचे जाता। समझ में आ गया? तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि कौन सा क्लाइमेट सबसे ज्यादा रिफ्रेशिंग, मेंटल अलर्टनेस के लिए, दिमाग एकदम अच्छा खासा काम करता है, मेरी बात समझ में, ठीक है ना, इंजॉइंग क्लाइमेट कौन सा होगा, तुम बोलोगे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेरी बात समझ में? और अगर तुमसे पूछेंगे कि किस क्लाइमेट, मतलब कौन सा क्लाइमेट ऐसा है जहां पर मतलब जहां के टूरिस्ट स्पॉट ऑल द ईयर राउंड खुले हुए, मतलब ये नहीं है कि बरसात हो गई तो मतलब लैंडस्लाइड आ रहा है और तुम्हारा वो तुम्हारा टेम्परेट रीजन है। मेरी बात समझ में? जैसे कि फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इज इट क्लियर, स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, ठीक है, इसराइल हो गया। तो मतलब ये नहीं कि वहाँ ठंड आ रही तो मतलब जो है, तब एक मतलब बहुत अच्छा क्लाइमेट जो कि लगभग पूरे साल भर रिसोर्ट्स खुले रहते हैं। अब जैसे कि जहाँ बहुत ठंडा हो गया, जैसे वहाँ बर्फ पड़ गई, तो फिर तो हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है ना? इज इट क्लियर? मैक्सिमम जो तुम्हारी सब्जियां है ना इंडिया में, वो कहाँ से आ रखी है? टेम्परेट रीजन से आ रखी है। मेरी बात तुम्हें समझ आ गई? मैक्सिमम फ्रूट्स तुम्हारे टेम्परेट रीजन से आ रखे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, जितनी भी गोभी हो गई, ठीक है, आलू होगा, ये सब जितने भी हैं तुम्हारे टेम्परेट रीजन से आ रखे हैं।
और ये यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है, ये चीज। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, देखें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब पहली बात है कन्फाइंड टू द ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंधीय। इसका मतलब ये हो गया, ट्रॉपिकल का मतलब एब्सेंस ऑफ विंटर सीजन। यहां अब क्या होगा, विंटर नहीं पड़ेंगे, तो हम देखेंगे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ विंटर सीजन्स, विंटर सीजन्स। ठीक है, रेन फॉरेस्ट का मतलब हो गया क्या होगा, एवरग्रीन। और यहां पर जो है रेनफॉल इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द, इसको नोट कर लो, रेनफॉल इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। अच्छा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से, इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा इस फॉरेस्ट में पाई जाती है। लिखेंगे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन दिस रीजन, इज फाउंड इन दिस रीजन। ठीक है, सबसे अधिक जैव विविधता, ठीक है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। लिखेंगे अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कहां पाया जाएगा, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल रीजन एंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। अब लिखेंगे ए बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट, लिखेंगे पहला हाई टेम्परेचर, उच्च ताप, एंड हाई ह्यूमिडिटी, एंड हाई ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। समझ आ गया, उच्च ताप और उच्च आर्द्रता, समझ आ गया, वर्ष भर पाई जाएगी, उच्च ताप और उच्च आर्द्रता लिखेंगे हम। ठीक, ये चीजें लिखेंगे प्रेसिपिटेशन एक्सीड्स 200 सेंटीमीटर, लिखेंगे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, एंड इट इज वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, और वह पूरे वर्ष भर बराबर वितरित रहती है, पूरे वर्ष भर बराबर वितरित रहती है। लिखेंगे सॉइल टाइप रेड लैटोसॉल, सॉइल टाइप रेड लैटोसॉल, रेड लैटोसॉल, लिखेंगे ब्रैकेट में रेड लैटोसॉल, हाई रेट ऑफ लीचिंग, हाई रेट ऑफ लीचिंग, इसमें लीचिंग अधिक होती है, लीचिंग अधिक होती है, विच इज नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, विच इज नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन, जो कि कृषि के लिए अनुपयुक्त है, जो कि कृषि के लिए अनुपयुक्त है। मेरी बात समझ आ गई? लिखेंगे बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट में लिखेंगे डाइवर्स एंजियोस्पर्म्स एंड रिलेटिवली फ्यू जिम्नोस्पर्म्स, diverse angiosperms and few gymnosperms, and relatively few gymnosperms
ठीक है। और फौना लिखेंगे डाइवर्स स्पीशीज ऑफ फ्लोरा, वो फौना, डाइवर्स स्पीशीज ऑफ फौना। हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में वनस्पति कैसी होगी, लिखेंगे एंजियोस्पर्म विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं और कुछ ही प्रजाति जिम्नोस्पर्म की पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म की पाई जाती है। और जंतु जगत में क्या होगा, लिखेंगे विभिन्न प्रजाति है। ठीक है, बताया था ना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म में बीज जो है फल के अंदर इनक्लोज रहता है और जिम्नोस्पर्म में सीड एक्सपोज रहता है। मेरी बात समझ गई, ठीक है। ये चीज, तो ये था हमारा क्या, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आज के लिए, कुछ समझ आया, ठीक है। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।